सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन को लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और ये आपके से जो सीटेट अपर का पेपर है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ठीक है। और ऐसे प्रतिदिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। अभी आप लोग अगर नए हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, जिससे हम भी मोटिवेट हों और क्लास को हमको प्रतिदिन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी से निवेदन है एक बार इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर भी करिए, ठीक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, अगर बात करते हैं, क्या पहला प्रश्न है, समझिएगा। संवहन होता है, कह रहा है क्या, संवहन होता है। अब यहाँ आपको बताना है, जो संवहन होता है वह ठोस में होता है, ठीक है। संवहन होता है वह ठोस में होता है कि गैस में होता है कि द्रव में होता है, बताइए आप लोग। संवहन ठोस में होता है, गैस में होता है, द्रव में होता है, या ठोस और गैस दोनों में होता है। चलिए बताइएगा आप लोग। संवहन होता है तो जानिएगा, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं। बिल्कुल, ऊष्मा संचरण की अगर बात करते हैं कितनी विधियां होती हैं। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन से? पहले अगर बात करते हैं, एक चालन होता है, एक होता है आपके चालन होता है, ठीक है, और ये आपका चालन होता है। दूसरा संवहन होता है, दूसरा क्या होता है आपके संवहन होता है, ठीक। दूसरा संवहन होता है। और तीसरा क्या होता है आपका विकिरण होता है। तीसरा क्या होता है विकिरण होता है। तीसरा आपका क्या होता है विकिरण होता है। इसे बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। और इसे बोलते हैं क्या कन्वेंशन बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। और इसे रेडिएशन बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बातें समझिएगा आप लोग। करा क्या संवहन होता है, तो संवहन किस में होता है जानिएगा। संवहन देखिए, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती है, एक चालन होता है, एक संवहन होता है, एक विकिरण होता है। चलिए चालन की हम बात करते हैं। क्या यह ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है, यह ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें अणु गति नहीं करते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, लोहे का एक रॉड होता है, अब इसको अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी ना है कि लोहे के अणु यहाँ से उड़ के यहाँ चले जाएंगे, गर्म करेंगे, नहीं। इसके अणु जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे, बल्कि ऊष्मा का ट्रांसफर ऐसे से इस सिरे तक पहुँच जाएगा। तो इसमें अणु गति नहीं करते हैं। और खासियत क्या, चालन की बात करते हैं, चालन सिर्फ आपके ठोस में होगा। किस में होगा चालन सिर्फ आपके ठोस में होगा। यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति इसी में होता है, चालन में। धीरे धीरे आपके क्या होगा ऊष्मा का ट्रांसफर होगा। बातें क्लियर सभी को। तो जैसे आपका एग्जाम्पल की बात करते हैं, लोहे की कुर्सी और लकड़ी की कुर्सी की तुलना की जाए तो लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी व अधिक गर्म हो जाती है। देखा होगा आपने, जो लोहे की कुर्सी होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा का संचालन आपका होता है, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं, लकड़ी को उड़ना ज़्यादा नहीं होगा, तो जानिएगा चालन सिर्फ आपका किस में होगा, चालन आपके सिर्फ ठोस में होगा। याद कर लीजिएगा, चालन किस में होगा, सिर्फ ठोस में होगा। चलिए संवहन की बात करते हैं। इसमें ऊष्मा संचरण का एक स्थान से दूसरे स्थान तक अणुओं के कारण गति होता है। इसमें क्या होता है, जब हम जैसे अगर पानी की बात करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो क्या कहते हैं, पानी के जो अणु होते हैं जब गर्म होते हैं तो गर्म होने के बाद ये हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के बाद ये ऊपर उठ जाते हैं। फिर जब ये ठंडे हो जाते हैं फिर ये नीचे बैठ जाते हैं। तो इसमें अणुओं क्या होता है, इसमें अणु गति करती है। और यह संवहन जो विधि है, अगर संवहन विधि की बात किया जाए, संवहन विधि आपका किसमें किसमें होता है, ये आपके गैस में होता है। संवहन विधि आपके गैस में होता है। और किसमें होता है संवहन विधि, और संवहन विधि आपके कह सकते हैं क्या द्रव में होता है। संवहन विधि गैस और आपके द्रव में होता है। बातें एकदम क्लियर है सभी को, ठीक है। तो चालन विधि सिर्फ ठोस में होता है, संवहन विधि आपके गैस और द्रव में होता है। और विकिरण की बात करते हैं, विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होता ही नहीं है। क्या विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के लिए तो कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए, तो याद कर लीजिएगा, ये आपके विकिरण करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, विकिरण की बात करते हैं, यह ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें बिना माध्यम की क्या कहते हैं वस्तुएं गर्म हो जाती हैं। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन सी है, रेडिएशन विधि। याद कर लीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, जबकि वायुमंडल गर्म
होता है? आपके संवहन विधि द्वारा। आपने देखा होगा इंडक्शन जो चूल्हा होता है, इंडक्शन चूल्हा की अगर बात किया जाए उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो रेडिएशन किरणें जाती हैं और उसको गर्म कर देती हैं। तो यहाँ आपका प्रश्न पूछा क्या है, यहाँ आपसे पूछा संवहन होता है, तो संवहन किसमें होता है? हमने बताया संवहन आपका दो जगह होता है, एक द्रव में होता है, गैस में होता है। तो यहाँ पे आकर जो आंसर हो जाएगा वो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए अगर बात करते हैं ठोस और गैस दिया है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठोस में बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन कह सकते हैं गैस और द्रव में होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल राइट है, बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, द्रव में भी होता, गैस होता, लेकिन ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे इसको ठोस को हटा दिया जाए, यहाँ पे अगर आप द्रव कर दिया जाए तो यह आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो बातें क्लियर सभी को, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, समझिएगा बात को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? लोहे की टुकड़े का तापमान, लोहे के टुकड़े का तापमान की बात करते हैं 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसका तापमान सेल्सियस में क्या होगा? इसका तापमान सेल्सियस में क्या होगा? तो फार्मूला जानते हैं क्या? C/5 इक्वल टू F-32 बटे आपका क्या होता है? 9 होता है, बटे आपका 9 होता है। इस फार्मूले से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, इस फार्मूले से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर देते हैं C/, यहाँ 5 लिख सकते हैं, ठीक, C/5। यहाँ F का मान आपको दिया है कितना? 140 लिख सकते हैं आप, इसको 140 लीजिएगा, माइनस आपके 32, फिर आपके बटे 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको क्लियर है? ठीक, बातें क्लियर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको, इतनी बातें सभी को क्लियर है? आइए तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। फार्मूला क्या है आपका? फार्मूला हमने बताया क्या? C/5 इक्वल टू 140 माइनस ये आपका 32 और बटे आपके 9, 32 बटे आपके 9। ठीक, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आपको C/5 ऐसे रहने दीजिएगा, C/5 इक्वल टू 140 में से 32 गया, 108 बचेगा, 108 बचेगा और ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए C ऐसे रख दीजिएगा, C इक्वल टू, अब देखिए यहाँ 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 108 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए 3 से काटिएगा, अगर 3 से आप इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और आपके कह सकते हैं एक बचा है, 18 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटिए आप, जब 3 से काटेंगे 3 इकाइयाँ 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा 12, और 12 और गुणे 5 तो आप कह सकते हैं 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। तो डिग्री सेल्सियस कितना निकल के आया? 60 डिग्री सेल्सियस। बी बिल्कुल राइट है, बी बिल्कुल राइट है। तो सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के द्वारा जल क्या होता है? ठंडा होता है। ऑप्शन दिया है द्रवण के कारण, वाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन कारण, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, मिट्टी के जो घड़े, मिट्टी घड़े अगर बात करते हैं इस प्रकार, ये देखिए मिट्टी के घड़े हैं इनकी, ठीक है। मिट्टी के घड़े क्या होते हैं? किस क्रिया के जल ठंडे होते हैं? यहाँ पे देखिएगा अगर बात करते हैं क्या, यहाँ पे जल की बूंदें होती हैं, यहाँ पे क्या होती है? जल की बूंदें। और जल की बूंदें अगर बात करते हैं, बाहर आता क्या? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर आता क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? यह जल के अणु क्या होते हैं? वाष्पीकृत होते हैं। और जैसे जब वाष्पीकृत होंगे तो यह अंदर वाला भाग क्या होगा? ठंडा होगा। और धीरे धीरे यह क्रिया चलती रहती है, सारा पानी क्या होता है? आपका अंदर की तरफ मटके में ठंडा होता चला जाता है और लास्ट में क्या होता है? मटके में पानी ठंडा हो जाता है। यह किसके कारण होता है? यह वाष्पीकरण के कारण होता है। यह किसके कारण होता है? वाष्पीकरण, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? एक दूसरे से करा क्या? एक दूसरे से 30 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच में एक वस्तु रखी गई है, आप कितने प्रतिबिंब देखने की अपेक्षा करेंगे? हमने बताया क्या था? दो समतल दर्पण हैं और दो समतल दर्पण आपके कह सकते क्या? थीटा डिग्री एंगल पर रखे गए हैं। तो इसका फार्मूला होता है n इक्वल टू क्या? 360
360 बटे आपके थीटा। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं 360 की बात करते हैं 360 बट एंगल कितना दिया है आपका 30 डिग्री दिया है। चलिए 30 डिग्री दिया है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, इनको सॉल्व करिएगा तो आपका जो 3 एक यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 120 डिग्री, 120 डिग्री आया ना, 120 आपका आया। तो ये आपका हाँ अच्छा 1 मिनट आपका जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो आपका कट जाएगा, 3 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। और 12 आ गया मतलब सम आया, 12 में आपका सम आया। तो हमने बताया था क्या, अगर प्रतिबिंब अगर 12 आता है तो उसमें से क्या करते हैं 1 घटा देते हैं। 12 में से 1 घटा देंगे तो आपका कितना प्रतिबिंब बनेगा, 11 प्रतिबिंब बनेगा। और यह बिल्कुल राइट है, आपका बी बिल्कुल राइट है। बातें समझाए। अगर सम पूछेगा तो आप जानिएगा, अगर आपका आंसर सम में आता है तो वह घटा देगा, अगर विषम होगा तो आपका वही से आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे लेते हैं। कह रहा है क्या, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या, एक सत्य फल बनता है, एक सत्य फल ट्रू फल होता बनता है केवल अंडप से बनता है, अंडप और स्टाइल से बनता है, अंडप स्टाइल सिग्मा से बनता है, अंडप और पुष्पासन बोलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या, हम बात करते हैं आपके फ्लावर की बात करते हैं, फूल की बात करते हैं, तो इस प्रकार संरचना आप देखिएगा, इस प्रकार अगर संरचना आप दो देखिएगा तो इस प्रकार आपकी संरचना बनती है। ठीक है, फूलों की अगर बात करते हैं इस प्रकार संरचना बनती है। सबसे बाहरी भाग क्या होता है आपके, कह सकते हैं क्या, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा होता है। फिर ये भाग क्या होता है, स्टाइल होता है। ठीक, यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका, यहाँ पे आपका बीजांड होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, बीजांड होता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होता है, बीजांड होता है, बीज लगे होते हैं। हाँ, यहाँ पे आपका बीजांड होता है। तो जानिएगा इस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, इस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरी बोलते हैं, ओवरी। और इस भाग को बोलते हैं क्या, ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल, बीजांड। ठीक है, और स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल सभी को मिला के बोलते हैं क्या, अंडप बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। तो यहाँ पूछा है क्या, एक सत्य फल बनता है, तो सत्य फल किससे बनता है, तो सत्य फल जानिएगा सिर्फ आपके केवल अंडप से बनता है। किससे बनता है, अंडप से। आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कार्पल की अगर बात किया जाए, कार्पल आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल सबसे मिलता है। बिल्कुल ये आपका बिल्कुल राइट है। तो सभी को क्लियर है। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, प्रश्न कह रहा है आपसे, मानव में होने वाली कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। देखिए संक्रामक मतलब क्या, संक्रामक वह बीमारी होती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती, फैलती है, लेकिन कह रहा संक्रामक नहीं है। क्या ऑप्शन दिया है, कैंसर है, क्या ट्यूबरकुलोसिस है, क्या हैजा है, या कंजक्टिवाइटिस है, ये आँख की बीमारी होती है। तो कौन सा संक्रामक नहीं है, तो एक चीज़ जानिएगा, संक्रामक जो बीमारी है आपका कैंसर नहीं है। कैंसर आपका संक्रामक बीमारी नहीं होता है। चलिए कैंसर की अगर बात किया जाए, कैंसर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कैंसर शब्द की उत्पत्ति अगर बात किया जाए यूनानी से हुआ है, यूनानी भाषा से आपका हुआ है क्या, कैंसर शब्द की उत्पत्ति हो, याद कर लीजिएगा। और इसके जो चिकित्सक होते हैं हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस ने इस शब्द को दिया था। ठीक है, और इन्हें चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस याद कर लीजिएगा, हिप्पोक्रेटस। अगर हिप्पोक्रेटस की बात करते हैं इसे चिकित्सा विज्ञान के जनक भी बोलते हैं। चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे बोलते हैं, हिप्पोक्रेटस की बात करते हैं। इन्होंने कैंसर जो होता है आपका, उसकी जो कोशिकाएं होती है जिसका नाम है क्या, कार्सिनोमा की खोज की थी। कार्सिनोमा की खोज किसने किया था, इन्होंने ही किया था। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व कैंसर दिवस आपके 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये आपका कैंसर आपकी संक्रामक बीमारी नहीं होती है। चलिए ट्यूबरकुलोसिस बात करते हैं, टीबी की बात करते हैं। 1 मिनट, टीबी की बात करते हैं। चलिए टीबी की अगर बात किया जाए, जिसे बोलते हैं क्या, टीबी, और इसे बोलते हैं क्या, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, या इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, इसे क्षय रोग भी इसे बोला जाता है, इसे क्षय रोग भी बोला जाता है। ठीक, यह सबसे खतरनाक संक्रामक बीमारी होती है, इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च, याद कर लीजिएगा। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका याद 24 मार्च को। ठीक है, और यह किस बैक्टीरिया का होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने। इसकी खोज अगर आपसे पूछा जाएगा किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज किया था। और कब किया था, 24 मार्च को किया था, 24 मार्च को। और कब,
1882 में किया था। 24 मार्च 1882 में क्या काम किया, इन्होंने टीबी के जीवाणु को खोज किया था। बातें क्लियर सभी को। चलिए अगर फिर बात करते हैं आपके क्या, अगर हम बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी होती है, आंख की बीमारी होती है, आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति जो आपके आंख से प्रभावित होते हैं, उनकी आंख की रेडनेस होती है, तो अगर किसी को हुआ होता है उसको देखेंगे तो आपको भी क्या हो जाएगी, यह बीमारी हो जाएगी। कॉलेरा हैजा भी क्या होता है, एक प्रकार कह सकते हैं क्या, ये भी संक्रामक बीमारी कह सकते हैं, लेकिन संक्रामक बीमारी होता नहीं है। लेकिन मेन आपका कह सकते हैं क्या, कॉलेरा भी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस भी हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। यहाँ पे आंसर जो ए होगा यह आपका नहीं होगा संक्रामक। तो सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा क्या, डिप्थीरिया नामक बीमारी किससे होती है, डिप्थीरिया नामक बीमारी किससे होती है, आपसे कह रहा क्या, जेंथोमोनास से होता है, स्यूडोमोनास से होता है, कॉर्निबैक्टीरियम से होता है, या वेरियोला से होता है, बताइएगा। अगर डिप्थीरिया की बात करते हैं, डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है और यह कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु से होता है। कार्निबैक्टीरियम नामक जीवाणु से क्या होता है, ये आपका कहता है डिप्थीरिया होता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, गले और ऊपरी वायु मार्ग में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। गले और ऊपरी मार्ग में क्या होता है, संक्रमण हो जाता है। और इसे एक बीमारी और भी बोलते हैं, इसे रोहिणी बीमारी भी बोलते हैं। रोहिणी बीमारी किसे कहते हैं, इसी को ही रोहिणी बीमारी भी आपके बोलते हैं। ठीक है, और यह 2 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों में अधिक होता है और इसे गला घोटू रोग भी बोलते हैं। गला घोटू रोग, इसे कई नाम से बोलते हैं, रोहिणी रोग, ठीक है, गला घोटू रोग, डिप्थीरिया रोग। तो यह किसके कारण होता है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के कारण होता है। बातें क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपसे, मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित होता है। ऑप्शन दिया है क्या, गाल ब्लेडर से, स्लेवरी ग्लैंड से, पेनक्रियास से, या इसोफेगस से। बताइएगा मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है यह किस ग्रंथि से निकलता है, तो जानिएगा मानव शरीर में जो इंसुलिन होता है यह आपके कह सकते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। किससे निकलता है, अग्नाशय, ये आपकी ग्रंथि से ये आपका निकलता है, पेनक्रियास से निकलता है। बातें के लिए सभी को। और अग्नाशय ग्रंथि के आपके कह सकते हैं किस सेल से निकलता है, ये आपके बीटा सेल से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि किस सेल से निकलता है, या बीटा सेल से आप निकलता है। और अगर इंसुलिन की अगर बात किया जाए किस तत्व से मिलकर बने होते हैं, इंसुलिन आपके जिंक तत्व से मिलकर बने होते हैं। इंसुलिन के बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड, इंसुलिन को बनाने के लिए आपको 51 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, 51 अमीनो एसिड की इंसुलिन की आवश्यकता है। इंसुलिन की खोज किसने किया, बैटिंग एवं बेस्ट ने किया। बैटिंग एवं बेस्ट ने क्या काम किया, इसकी खोज किया। बैटिंग एवं बेस्ट ने क्या काम किया, इसका खोज किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेनक्रियाज। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पेनक्रियाज बोलते हैं। सी बिल्कुल राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिया है, ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है, ध्वनि तरंग के रूप में गमन करती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में गमन करती है, ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा अधिक तेजी से गमन करती है। कौन सा कथन गलत है, ध्वनि सरल रेखा में गमन करती है। हाँ, ध्वनि सरल रेखा में गमन कर सकती है बिल्कुल। ध्वनि तरंग के रूप में गमन कर सकती है, तरंग के रूप में ध्वनि गमन करती है बिल्कुल। कौन से तरंग के, तो यहाँ पे जानिएगा अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में क्या करती है, यह गति करती है। ठीक, अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए फिर अगर बात करते हैं, ध्वनि ऊर्जा के रूप में गमन करती है, ध्वनि ऊर्जा के रूप में भी गमन करती है, बिल्कुल सही है। ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा अधिक तेजी गमन करती है, बिल्कुल गलत जवाब है। ध्वनि निर्वात में वायु की अपेक्षा अधिक तेजी से गमन करती है। भैया सीधी सी बात है, निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती है, क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं होता है। बिना माध्यम के क्या काम करता है, ध्वनि गति ही नहीं कर पाएगी। और ध्वनि को चलने के लिए 3 माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव और आपकी गैस। ठोस, द्रव और आपकी गैस। सबसे अधिक ध्वनि किस में चलती है, आपके ठोस में चलती है, फिर द्रव में चलती है, फिर आपकी गैस में चलती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठोस आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठोस क्या हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। डी, इसमें कौन सा कथन पूछा है, डी आपका बिल्कुल गलत है जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र होता है, मनुष्य का दंत सूत्र होता है, तो यहाँ पे जानिएगा हम लोग दंत सूत्र जानते हैं क्या, मनुष्य का आई, सी, पी एम और एम। डेंटल फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है आई सी पी एम एम। फिर यहाँ नीचे पे होगा आई सी पी एम और एम।
चलिए, इसको समझने के पहले हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब ये चीज़ें आपको समझ आएगी। चलिए आइए हम दांत के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आइए हम पहले दांत के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम दांत के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए कि दांत के बारे में अगर बात किया जाए, पहले बात करते हैं तीत। क्या बात करते हैं हम लोग? तीत की बात करते हैं, तीत की बात करते हैं। चलिए तीत की बात करते हैं हम लोग। तीत, तीत को बताइए, तीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तीत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं? तीत के अध्ययन को कहते हैं। तीत के डॉक्टर आप लोग जानते हैं डेंटिस्ट कहते हैं। तीत के दांत के कितने भाग होते हैं? दांत के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका क्या, इनेमल भाग, एक होता है इनेमल, एक होता है इनेमल भाग और एक होता है डेंटाइन भाग होता है। एक होता है क्या, डेंटाइन भाग होता है। दो भाग होते हैं। इनेमल भाग क्या होता है? दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है, दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है और यह सबसे कठोर होता है और यह सफेद रंग का होता है। यह आपके सफेद रंग का जो दिखता है, तो जो दांत आपको सफेद रंग का दिखते हुए इनेमल होता है। और कह सकते मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल ही होता है। सबसे कार्बनिक रूप से सबसे कठोर भाग जानिएगा इनेमल ही होता है। डेंटाइन की अगर बात करते हैं, डेंटाइन आपके कह सकते हैं क्या, ये आपके दांत का आंतरिक भाग होता है। और अगर इनेबल की बात करते हैं, यह बना होता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और यह सिर्फ आपके यह सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और यह क्या होता है, यह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं और यह सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इसलिए यह आपका सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। चलिए अब हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दांत की बात करते हैं। दांत की अगर बात किया जाए, दांत की उत्पत्ति की अगर बात करते हैं, दांत क्या करते हैं, दांत की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो दांत तो अगर दो बार उत्पन्न होते हैं, ये देखिएगा मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट, फायोडोंट, और दूसरा होता है क्या, डायोफायोडोंट। एक बार दंती से बोलते हैं और इसे बोलते हैं क्या, द्विबार दंती। इसे बोलते हैं क्या, द्विबार दंती। एक बार दंती की संख्या कितनी होती है, 12। ऐसे कितने दांत हैं तो जीवन में एक बार निकलते हैं, तो 12 दांत। डाइफ्यूडांट की बात बोलते हैं क्या, द्विबार दंती। इतने कैसे, कितने दांत होते हैं जो आपके जीवन 2 बार निकलते हैं, 20 दांत। 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं, याद कर लीजिएगा। अब इसे 20 दांत को ही बोलते हैं क्या, दूध के दांत। दूध के ही दांत इसे बोलते हैं। और दूध के दांत को कई अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे ही बोलते हैं क्या, अस्थायी दांत। एक बार निकलते हैं फिर ये गिर जाते हैं, इसलिए अस्थायी। दूध के दांत कितने होते हैं आपके, 20 होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए आगे हम लोग रब करते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब दांत के प्रकार कितने होते हैं, दांत के आपके कितने प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और आपके मोलर। 4 प्रकार। इंसीजर की संख्या कितनी होती है, इंसीजर संख्या आपकी 8 होती है, याद कर लीजिएगा। केनाइन की संख्या कितनी होती है, केनाइन संख्या आपकी 4 होती है। प्री मोलर की संख्या कितनी होती है, ये आपकी 8 होती है। और मोलर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और सभी को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो कुल दांत कितने होते हैं आपके, 32 होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कौन से दांत विकसित होते हैं, तो सबसे पहले इंसीजर दांत आपके निकलना स्टार्ट होते हैं। बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत निकलना स्टार्ट होते हैं, इंसीजर ही निकलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इंसीजर अगर बात जब आप हंसते हैं तो कौन से दांत दिखते हैं, स्माइल टीथ। इंसीजर को ही बोलते हैं, जब आप हंसते हैं तो आपको स्माइल टीथ ही दिखता है। और स्माइल टीथ कौन होता है, इंसीजर होता है। और अगर बात करते हैं क्या, जितने भी शाकाहारी जंतु होते हैं वह सबसे ज्यादा इंसीजर उनका विकसित होता है। ठीक है, और उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 4 ऊपर जबड़े में होती है, 4 नीचे जबड़े में होती है। कैनाइन की अगर संख्या की अगर बात किया जाए, कैनाइन संख्या 4 होती है और 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। और ये अधिकतर क्या होते हैं, ये अधिकतर मांसाहारी जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं। बाकी प्री मोलर, मोलर क्या काम करते हैं, आपकी चबाने के लिए मदद करते हैं। इंसीजर काटने में मदद करता है। बाकी केनाइन आपके कहते हैं चीरने फाड़ने के लिए मदद करता है। बातें क्लियर समझ को? ठीक है, चलिए बच्चों में अगर बात किया जाए कौन से दांत नहीं होते, तो जैसे जान लीजिएगा बच्चों में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो यहाँ चर्चा कर लेते हैं आपको।
यहाँ चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करते हैं बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो डालिएगा बच्चों में हम बात करते हैं, आपके बच्चों में बात करते हैं। बच्चों में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और आपकी मोलर। इंसीजर की संख्या 8 होती है बिल्कुल। कैनाइन संख्या भी आपकी 4 होती है बिल्कुल। प्रीमोलर आपका इसमें नहीं होता। अब मोलर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, नहीं एक मिनट, मोलर संख्या आपका 8 होती है। हाँ 8 होती है, मोलर संख्या 8 हो जाएगी। तो अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12, 12 और 8 20 हो जाएगा। कितने दांत होते हैं बच्चों में? बच्चों में 20 दांत होते हैं। बच्चों में कितने दांत होते हैं? बच्चों में 20 दांत होते हैं। कौन से दांत के प्रकार नहीं होते? यहाँ जानिएगा, प्री मोलर आपके बच्चों में नहीं होता है। बच्चों में कौन से दांत नहीं होते? प्री मोलर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग डेंटल फार्मूला निकालते हैं। अब आपको चीज़ें सब समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं, डेंटल फार्मूला की बात करते हैं। चलिए डेंटल फार्मूला की अगर बात किया जाए, चीज़ समझिएगा। अगर हम बात करते हैं आपके डेल्टा फार्मूला की बात करते हैं, तो हम लिखा जाता है, आई लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, यहाँ पे पी एम लिखा जाता है, फिर आपका एम लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी लिखा जाता है, आई लिखा जाता है, सी एल लिखा जाता है, पी एम लिखा जाता है और एम लिखा जाता है। अगर इंसीजर की संख्या अगर बात की जाए, बच्चों की बात कर रहे हैं, पहले हम बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर बच्चों की बात करते हैं 20 दांत होते हैं। चलिए इंसीजर की संख्या कितनी होगी? इंसीजर टोटल संख्या 8 होती है। इंसीजर संख्या देखिए, 2 जबड़े हम ले रहे हैं, एक ऊपरी जबड़ा एक निचले। हम निचली जबड़ा ले रहे हैं। अब इस निचली जबड़ा के 2 भागों में तोड़ दे रहे हैं। इस निचली जबड़ा का क्या कर रहे हैं? 2 भागों में तोड़ दे रहे हैं। अगर इंसीजर 8 है तो जानिएगा 4 ऊपर जबड़े में 4 नीचे जबड़ा में, तो हमने निचला जबड़ा लिया है। अब 4 अगर होंगे तो आपके 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 2 यहाँ पे हो जाएंगे, तो टोटल आपके 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इंसीजर आप कह सकते हैं 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, 2 यहाँ पे हो जाएगा और 2 यहाँ पे हो जाएगा। कैनाइन की बात करते हैं, कैनाइन टोटल 4 होते हैं। तो ऊपरी जबड़े की अगर बात किया जाए तो 2 ऊपर हो जाएंगे, 2 नीचे हो जाएंगे, तो एक यहाँ पे कैनाइन हो जाएगा और एक यहाँ पे आपके कैनाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/1 कर सकते हैं। चलिए प्री मोलर की बात करते हैं। प्री मोलर बच्चों में होता है 0 हो जाएगा। अगर मोलर की बात करते हैं, मोलर 8 हो जाएंगे और 8 4 ऊपर हो जाएंगे, 4 नीचे, तो 4 यहाँ पे होगा तो आपका 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/2। चलिए अगर बात करते हैं बच्चों में डेंटल फार्मूला क्या निकल गया? 2102। देखिए अगर इनको ऐड करेंगे 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5, 5 यहाँ हो जाएंगे और 5 आपके यहाँ हो जाएंगे। 5 5 10 हो जाएंगे या एक जबड़े में, और 2 जबड़ा में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा है मनुष्य के दंत सूत्र पूछा है, तो मनुष्य के दंत सूत्र चलते हैं हम लोग। मनुष्य के दंत सूत्र चलते हैं हम लोग आगे। चलिए मनुष्य का दंत सूत्र पूछा है तो हम लोग इनके आगे तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए मनुष्य के अगर दंत सूत्र की बात करते हैं, मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32। चलिए लिखेगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो यहाँ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और ये आपका मोलर। बातें क्लियर सभी को? चलिए अगर बात करते हैं इंसीजर की, बात करते हैं, इंसीजर 8 होता है तो 4 आपका नीचे होगा, आपका 4 ऊपर हो जाएंगे, जिसमें से 2 आपका ऊपर, 2 आपका नीचे। कैनाइन की अगर बात करते हैं, कैनाइन कितना हो जाता है? कैनाइन आपका 1 हो जाता है। जैसे आपके बच्चों में प्री मोलर यहाँ पे विकसित हो जाएगा। देखिए प्री मोलर यहाँ पे विकसित हो जाएगा। और प्री मोलर संख्या आपकी अगर बात किया जाए कितना हो जाएगा? प्री मोलर की अगर बात किया जाए आपका क्या हो सकते हैं, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 8 में से 4 नीचे 4 ऊपर हो जाएगा, तो आपका 2 ऊपर हो जाएगा, 2 आपके नीचे हो जाएगा। प्री मोलर की अगर मोलर की बात करते हैं, मोलर आपका 12 विकसित हो जाते हैं और 12 हो जाएंगे तो आपके 6 नीचे 6 ऊपर हो जाएंगे, तो आपका 3 3 एक एक जबड़े में हो जाएगा। अब इनको अगर ऐड करेंगे 2 1 3, 3 2 5, 3 2 5, 5 3 8, ये 8 यहाँ हो जाएगा, उसी प्रकार 8 यहाँ हो जाएगा। तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा एक जबड़े में। अगर 2 जबड़े की बात करते हैं, 16 गुणे 2 मतलब कितना हो जाएगा? आपकी 32 हो जाएगा। ठीक, तो ये बताइए मनुष्य के दंत सूत्र का फॉर्मूला क्या है? 21 21 23 21 23 आया है कहीं ऑप्शन? देखिएगा 21 23 21 23 बिल्कुल फर्स्ट ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चीज़ें को सबको क्लियर हो गई, चीज़ें सभी को क्लियर हो गई। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगर बात किया जाए, कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी रक्षक कोशिकाओं के जल में घुलकर वात रंग के खुलने के लिए प्रेरित करता है? कौन सा ऐसा है जो रक्षक कोशिकाओं में घुलकर
स्टोमेटा को खोलने में मदद करता है। ऑप्शन दिया है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, रेबुलेज, बाईफास्फेट या पोटेशियम मैलेट। तो चलिए अगर बात करते हैं आपके क्या, हम बात करते हैं आपके पौधों की बात करते हैं। पौधों की अगर बात करें, जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और उस छिद्र को ही बोलते हैं हम लोग क्या, जैसे आपका हम बात करते हैं पौधे की पत्तियां हैं, पौधे की पत्तियां हैं, इस पौधे के छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्र को हम लोग बाहर निकाल के देखते हैं तो इस प्रकार की संरचनाएं आपको दिखने को मिलती हैं। इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलती है और इस प्रकार की संरचनाओं को ही बोलते हैं हम लोग क्या, रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। ठीक है। और ये जो रंध्र जो रंध्र है आपका, यह किसका बना होता है, यह आपके कह सकते हैं क्या, रक्षक कोशिकाओं से मिलकर यह बना होता है। यह किससे मिलकर बना होता है, यह आपके रक्षक कोशिकाओं, जिसे बोलते हैं गार्ड सेल से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारी रक्षक कोशिकाएं आपसे रंध्र में पाई जाती हैं और जो आपके रंध्र को खोलने और बंद करने में मदद करती है। बात है क्लियर। अब बात करते हैं क्या, इसी रंध्र को खोलने के लिए यहाँ पे अगर पोटेशियम आयन इंटर कर जाता है, पोटेशियम आयन जैसे ही क्या काम करता है, इंटर करेगा तो रंध्र खुल जाते हैं और पोटेशियम आयन जैसे बाहर निकलता है फिर रंध्र क्या होते हैं, वह आपके बंद हो जाते हैं। तो पोटेशियम आयन के रक्षक कोशिकाओं में घुलने से क्या होता है, तो आपका रंध्र आपका कह सकते हैं क्या, खुल जाता है और इसके निकल जाने से तो क्या होगा, आपका रंध्र बंद हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल डी बिल्कुल करेक्ट है, पोटेशियम होगा। पोटेशियम को रंध्र को खोलने और बंद करने में आपका मदद करता है। बातें क्लियर सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा क्या, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है। तो जानिएगा, अगर विटामिन की अगर बात करते हैं, विटामिन की खोज किसने किया, तो आप लोग जानते होंगे विटामिन की खोज किसने किया, विटामिन की खोज फंक ने किया। किसने किया, विटामिन की खोज फंक ने किया। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। विटामिन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके जल में, एक आपके वसा में। जल में अगर बात करें विटामिन B, C होता है, वसा की बात करते हैं ADEK होता है, ADEK होता है। चलिए अगर बात करते हैं कुल विटामिन संख्या कितनी होती है, कुल विटामिन संख्या जान लीजिएगा 13 होती है। कुल विटामिन संख्या 13। कैसे, विटामिन जो बी होता है, बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, इसमें कई सारे विटामिन होता है, B1, B2, B3, B12 तक होता है। ठीक है। और अगर बात करते हैं विटामिन की, अगर बात करते हैं विटामिन के बारे में समझिएगा बात को। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए के विषय आप लोग जानते होंगे, रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। बातें क्लियर सभी को। और विटामिन ए क्या काम करता है, विटामिन ए की अगर बात किया जाए, विटामिन ए आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और आपको संक्रमण से बचाता है, इसलिए इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी मात्र एक ऐसा विटामिन है जो आपके सूर्य की रोशनी से यह प्राप्त होता है और यह ऐसा विटामिन है जो भोजन पदार्थों से नहीं प्राप्त किया जाता है। सिर्फ सूर्य की रोशनी के द्वारा क्या होता है, हमारी जब त्वचा पर गिरती है तभी जाके विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी क्या काम करता है, विटामिन डी को कई अन्य नाम से भी जानते हैं। इसे हार्मोनल विटामिन, इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन डी क्या काम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। कैसे मजबूत बनाएगा, जब कैल्शियम स्तर की मात्रा बढ़ाएगा हड्डियों में तो क्या होगा, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसलिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल भी होता है। अगर विटामिन ई की बात करते हैं, इसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की अगर बात करते हैं, इसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन ई क्या करता है, इसका स्रोत की बात करते हैं, अंकुरित जितने भी अनाज होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन ई होता है। और विटामिन ई आपके बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। ये आपके कैंसर होने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जो कार्सिनोजन होता है, उनको नष्ट करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ महिलाओं की अगर बात करते हैं, महिलाओं में आपके कह सकते हैं क्या, अंडाणु को बढ़ाता है। अगर अंडाणु की संख्या नहीं बढ़ेगी तो महिलाएं बांझपन हो जाएंगी। और अगर बात करते हैं पुरुषों में, शुक्राणु को बढ़ाता है। अगर शुक्राणु की अगर कमी हो जाएगी तो पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। और विटामिन डी, विटामिन ई को कई अन्य नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को बोलते हैं क्या, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये आपकी त्वचा को निखारने का भी मददगार होता है, त्वचा को निखारता भी है। ठीक है। विटामिन की अगर बात करते हैं, विटामिन के की बात करते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या, बताइए, इसका विटामिन का फाइलोक्विनोन होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का देरी से जमता है। हमसे आपसे पूछा है क्या, विटामिन बेरी पे पूछा है, तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। और थायमीन अगर बात करते हैं, विटामिन B का स्रोत क्या होता है, कह सकते हैं क्या, बिना पॉलिश किया हुआ चावल।
बिना पॉलिश के बाद जो अनाजें होते हैं, जैसे आप लोग चावल खाते हैं, आपके दाल खाते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में पॉलिश कर देते हैं तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। इसलिए बिना पॉलिश किया हुआ चावल आपके अनाज खाएंगे, उसमें विटामिन B1 होता है। अब विटामिन B1 में से बेरी बेरी रोग होता है। अब बेरी बेरी रोग में क्या था, बेरी बेरी जो रोग होते हैं इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है, जो व्यक्ति होता है पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन आपका बी हो जाएगा, विटामिन बी में आपका B1 हो जाएगा। तो सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक द्रव को भारहीनता की स्थिति में गर्म करें तब उष्मा का संचरण होगा। एक द्रव है, उसको क्या भारहीनता में, उसका भार की हिम्मत, उसका भार है ही नहीं, तो उसको गर्म करेंगे तो उष्मा संचरण की कौन सी विधि में होगा, संचालन में होगा, संवहन में होगा, विकिरण में होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो अगर बात करते हैं संचालन करने के लिए भार होना जरूरी है। भार होगा, बिना भार के वो क्या होता है, वो चीज़ें आगे नहीं मूव करेगी। संवहन कर सकते हैं आपका, बिल्कुल संवहन हो सकता है। भारहीनता में द्रव को गर्म करने पर उष्मा संचरण होगा। जैसे आपका संवहन विधि आप लोग जानते होंगे, एक गैस में होता है, एक आपके द्रव में होता है। बाकी विकिरण का कोई माध्यम हो ही नहीं, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है, कह रहा है क्या, दिष्टकारी का उपयोग किया जाता है। दिष्टकारी मतलब क्या, रेक्टिफायर इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इसे बोलते हैं। तो रेक्टिफायर का उपयोग कहाँ किया जाता है, रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन क्या रहा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलना, मतलब एसी को डीसी में बदलना। फिर कह रहा क्या, डीसी को एसी में बदलना। फिर कह रहा क्या, निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलना। फिर कह रहा क्या, निम्न दिष्ट वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर अगर बात करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज को आपके डिस्ट वाला, बिल्कुल आपका ए बिल्कुल राइट है। बाकी डिस्ट वोल्टेज को प्रत्यावर्ती धारा में ये आपका कौन करता है, ये आपका ट्रांसफार्मर करता है। कौन करता है आपका, नहीं इन्वर्टर करता है। कौन करता है, इन्वर्टर करता है। बातें क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, एक कह रहा है प्रश्न, एक समान सड़क पर कोई पहिया, एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा है तो पहिया और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल की दिशा होगा। जैसे आप बात करते, कोई आपकी वस्तु है, कोई वस्तु है, एक मिनट बने रहिए आप लोग। हाँ चलिए देखिए, कह रहा क्या, कोई वस्तु है, ठीक है। अब कोई वस्तु को अगर हम यहाँ पे बल लगा के खींचते हैं, जैसे बल लगा खींचेंगे तो यहाँ पे एक इसकी तरफ, पीछे की तरफ एक बल लगता है, और ये बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण, ये आपकी कह सकते हैं क्या, घर्षण बल होता है। घर्षण बल क्या करता है, घर्षण बल इसके रोकने का विरोध करता है, इसलिए आपका इसके विलोम लगता है। लेकिन कह रहा है कि एक सड़क, एक समान सड़क पर कोई पहिया लुढ़क रहा है, मान लीजिएगा लुढ़क रहा है। अब पहिया लुढ़केगा कब, जब सड़क आपकी कैसी होगी, जब सड़क आपकी कह सकते हैं ढलानकार होगी। जब सड़क कैसी होगी, यह ढलानकार होगी। अब यहाँ पे पहिया जब लुढ़क रहा है तो बताइए घर्षण बल क्या होगा, तो घर्षण बल भी जब पहिया लुढ़क रहेगा तो घर्षण बल भी क्या होगा, इसके विपरीत लगेगा, इस तरफ लगेगा, इसके आगे की तरफ लगेगा। इसको रोकने का यह प्रयास करेगा, इसको रोकने का यह प्रयास करेगा, ठीक है। क्योंकि पहिया लुढ़क रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यह कह सकते हैं कि आगे की तरफ आपका लगेगा, घर्षण बल क्या लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। बातें क्लियर सभी को? तो यह आपका टोटल हमने 15 प्रश्न लिया था, और इसी तरह से आपको प्रतिदिन आपको क्लासेस अटेंड करने होंगे, प्रतिदिन आपको क्लासेस आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, अगर आप लोग जुड़े नहीं हो इस लाइव सेशन को, आप लोग सेव भी करते रहिएगा, ठीक है। और प्रतिदिन आपका क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको टाइम बता दिया जाएगा, तो आपको प्रतिदिन ऐसे ही जुड़े रहना होगा, ठीक है। और ऐसे महत्वपूर्ण आपके सीटेट का जो पेपर 2 हो गया, या आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आपकी जो आपकी वैकेंसी आ रही है उसके लिए भी आपके महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए आज के लिए तक सभी को गुड मॉर्निंग, और सभी को कह सकते हैं क्या, जय श्री श्याम। लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आज के लिए तक तो सभी को धन्यवाद। चलिए क्लास को हम लोग अब एंड करते हैं पे।